मैं आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए। आज जिस तरह आप जानते हैं कि आज मैनिफेस्टो का जो है वो अनाउंसमेंट हमारे नायब सदर करेंगे। इससे पहले कि मैं उनको माइक रिक्वेस्ट करूँ, मैं यहाँ इनके साथ जो बैठे हुए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर साहब हैं। इस मैनिफेस्टो के चेयरमैन जो है सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर साहब हैं। हमारे जम्मू से आए हुए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा साहब हैं। इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ करने से पहले मैं मेंबर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन मेंबर्स इस मैनिफेस्टो कमेटी के थे। उसके बाद मैं नायब सदर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बात करें। उसके बाद हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा। स्लाइड्स एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मेन 12 गारंटीज़ है। ये मैनिफेस्टो कमेटी जो 2024 की थी, इसमें अब्दुल रहीम राथर साहब चेयरमैन हैं, अजय सदोत्रा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं, मियाँ अल्ताफ़ साहब मेंबर पार्लियामेंट हमारे, आगा रूहुल्ला साहब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, नासिर असलम वानी साहब हमारे सूबाए सदर कश्मीर, रतन लाल गुप्ता साहब जम्मू के सूबाए सदर, सकीना इत्तू जी जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उसके मेंबर हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं एक्स MP, शरीफुद्दीन शारिक साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सरदार शमी ओबरॉय जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, मैं इसका मेंबर हूं। उसके अलावा शौकत मीर साहब, मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब, बाबू रामपाल जी, डॉक्टर समीर कौल, मुजफ्फर अहमद और प्रोफेसर निसार अली साहब, ये हमारे इस मेंबर हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम स्लाइड स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राथर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने राथर साहब को ये जिम्मेदारी दी और उन पर छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने भी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, बाकी मेंबरों की तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो राथर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है।
जिम्मेदारी संभालने के बाद राशिद साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राशिद साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15 ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। और 1000 से ज़्यादा होंगे हज़ारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राशिद साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशन हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राशिद साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, जहाँ से हमें वो बातें सामने आएँ जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राशिद साहब और उनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओ। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएँ, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राशिद साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पर गौर किया है, इस पर सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज़ के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12
हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर नहीं तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं। पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है। कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है। और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, उन 12 गारंटीज़ को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज़ अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज़ आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम वो डिजिटल कॉपीज़ आपको दे देंगे और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू संदीप। ये हमारा ओपनिंग पेज होगा जो मैनिफेस्टो का है। उसके बाद दिस कम्स टू 12 गारंटीज। Who has the ये हमारा जो पहला पेज है उसमें इंडेक्स्ड है। इसमें पूरा हमारा जो हमारा एक सेकेंड, ये जो इंडेक्स पेज है इसमें हमने पूरा नंबरिंग की है कि किस पेज में कौन सा वाला, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो उस पेज पे जाएगा। इसका जो फ्रंट पेज है, एक हमारे खालिद साहब ने एक अच्छा शेर है वो मैं पेश करूँगा। दैट्स ओके। अच्छा, ये आप शेर खुद ही पढ़िएगा। तो उसके बाद ये उमर साहब और डॉक्टर साहब की तरफ से लेटर टू द पीपल होगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। उसके बाद हम एक पूरा अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फुल फ्लेज्ड गारंटी होगी इसमें कि हम क्या क्या चाहते हैं वो होगा। उसके बाद फिर हम आगे जाके सीधे गारंटीज़ पे आएंगे और इस गारंटी विल स्टार्ट विद restoration of our political and legal status. So should I read all of it? आप देख सकते हो इसमें हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A की बात की है, हमने बात की है कि जो इन द इंटरिम पीरियड वी विल एंडेवर टू रीड्रॉ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसकी बात की है। और जिस तरह उमर साहब ने कल बोला कि हम अपने पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो हमारे साथ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अबाउट द स्टेटस एंड स्टेटहुड के बारे में। इसमें हमने प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की बात भी की है, इसमें हमने बात की है जो पॉलिसी लैंडलेस के लिए है उसके बारे में भी हमने बात की है। जो लॉज यहाँ आए हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जा रही हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि दैट वी विल एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी विल मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स लैंग्विशिंग इन जेल्स। ये हमारा फर्स्ट गारंटी होगा। उसके बाद सेकंड गारंटी हमारी है रेस्टोरिंग नॉर्मलसी और उसकी फर्स्ट गारंटी होगी दैट वी विल रिपील पब्लिक सेफ्टी एक्ट। वी विल रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स,
We will prioritize and release of political prisoners and youth who have been unjustly detained in jails and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKNC is strongly committed to the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. यहाँ जॉब वेरिफिकेशन के लिए बहुत परेशानी है. वी विल एंश्योर दैट वी विल स्ट्रीमलाइन द वेरिफिकेशन प्रोसेस. जो पासपोर्ट है, यहाँ बहुत लोगों के पासपोर्ट बंद है, उसके लिए वी विल एंश्योर दैट पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हैं उसको हम सिंप्लीफाई करें और जो हर्डल्स हैं उनको ख़त्म कर दें. जो यहाँ बिना किसी रीज़न के बहुत सारे जो टर्मिनेशंस हुई हैं जॉब्स में, उसमें हम एड्रेस करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट हो और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉइज़. जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हाईवे पे रोका जाता है, वी विल इंश्योर दैट अननेसेसरी हैरेसमेंट टू पीपल ऑन हाईवे विल बी स्टॉप्ड. I think we'll otherwise every point we can't explain, it will take time. We just go with the main topics. So, restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for youth. अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं. मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है. 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया. रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं. राखर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं. चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है. बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है. बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे. इसमें एक ख़ास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का. और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं. हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा. तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राठौर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं. सोशल वेलफेयर को लेके एक ख़ास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं. इसमें EWS के तहत हमारी जो हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है. इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है. हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है. हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो है फराहम करेंगे. इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए ये हम वादे जो हैं ओल्ड एज एंड विडो पेंशन, विडो पेंशन ये भी बढ़ाया हुआ है. ये सारा आपके सामने है. इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज़ हैं. राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं. जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती. राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पर हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं. ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम
बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोहिसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि अपने बच्चों को अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। तो एक ख़ास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज़ रहे हैं टूरिज़्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फ्रूट, सैफरन, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। हेल्थ, ठीक है, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आपके सामने है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल ट्रस्ट particularly for terminal ailments, terminal diseases। लोगों की माली हालत जो है बहुत खस्ता है और ख़ासकर जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो लोगों को कैंसर और इन बीमारियों से के लिए इलाज हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा ताकि कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक इंश्योरेंस का एक कवर उनको मिले और उनके लिए फिर इलाज जो है हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने बातें की हुई हैं। टूरिज़्म, इंडस्ट्री, माइनिंग, इस सेक्टर को अगर देखें तो हर एरिया के साथ कहीं ना कहीं ये टच कर जाता है। माइनिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये रही है कि दरियाओं से अगर रेत निकालना हो, पत्थर निकालना हो तो हमारे लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती। बाहर से ठेकेदार, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर, बाहर से जो है लोगों ने इसके कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और हमारे लोग जो है कहीं गिनती में आते नहीं। तो टूरिज़्म, इंडस्ट्री और माइनिंग को लेके हम कुछ खास कमिटमेंट जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें पाडर के जो सफ़ायर हैं उनका जिक्र है। अगर आप डिटेल्स में देखें तो नॉर्थ कश्मीर में जो मार्बल का जो माइनिंग है उसको लेके हमने जिक्र किया है। पिछले दिनों जो रियासी में लिथियम के माइंस जो हैं वो पाए गए हैं। हमने उस लिथियम माइनिंग और लिथियम माइनिंग के तहत जो रॉयल्टीज़ की बात है, उन रॉयल्टीज़ का किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होना चाहिए, उन सब का इस सेक्टर में जो है हमने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद तालीम को अगर हम लेके बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए The fifth point. Where is that point? Fifth point. अच्छा, इसमें नहीं शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें जिक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यूनिवर्सिटी के लिए सब्सिडी यहाँ फारूक साहब, हाँ, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ और एजुकेशन को लेके बातें हैं जो आपके सामने हैं। श्रीनगर एंड जम्मू
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज़। आप सब शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर के हालात आपको मालूम है। यहाँ आधा घंटा बारिश होने के बाद हमारे सड़कों की क्या हालत है वो आपके सामने है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा यहाँ के लोगों को पहुँचा नहीं है। सैटेलाइट सिटीज़ की बात हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ख़ास जम्मू और श्रीनगर शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए एक खसूसी गारंटी जो है हमारी तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। I will put it on that. Further promises मैं इनको पढ़ने का काम अभी करूँगा नहीं। वो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दे देंगे, वो आप उस टाइम देख लीजिएगा। और मैनिफेस्टो इन डिटेल बाकी जो हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। हमारे तरफ से कमेटी के तरफ से कोशिश की गई है कि कोई ऐसा सेक्टर ना हो जिसको टच ना किया गया हो, कोई पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा ना हो जिसके साथ पिछले कई सालों से नाइंसाफ़ी जो की गई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने की बात हमारे तरफ से ना की गई हो। हमने अपने तरफ से कोशिश की कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने पेश करें, जिससे कि लोगों को लगे कि वाकई आने वाले 5 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले यहाँ हुकूमत करने के लिए, तो वाकई एक नया कश्मीर, जिस नया कश्मीर का एक जो हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमारे हवाले किया, अगर हम उसको अमली जामा पहना पाए तो हम पहना पाएंगे अगर हमने इस रोड मैप, इस एजेंडा को जो है मुकम्मल किया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हमें 5 साल का मौका देंगे, ताकि जो जो गारंटीज़ और जो जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को दोबारा इंशाल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे। यही शुरू में मैं आपसे कहना चाहता था। अब अगर इसके बाद आपके मंशूर को लेके कोई सवाल हों तो मैं उन सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो भी पार्टी यहाँ से जीतेगी, it should be a disempowered assembly. How do you see these promises making to the people happening into the realities? The reality is, as we mentioned right in the beginning, that we have a fight on our hands to get our powers back, and we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir, and we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. देखिए आप, कांग्रेस के साथ हमारी बात शुरू होने जा रही है। कहाँ तक हम उसमें कामयाब होंगे मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बातचीत अभी शुरू हुई नहीं। बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ तक उसको पहुँचा पाएंगे। तब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे
जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप क्यों स्पेकुलेशन में जा रहे हो ना? आप 4 अक्टूबर तक वेट करिए। हमें नहीं लगता है ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं? हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। ट्रिपल अलायंस के लिए वो लाइक माइंडेड लोग के साथ जा सकते हैं, उसका मतलब है पीडीपी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। अगर कांग्रेस चाहेगी कि पीडीपी आपकी और कांग्रेस की, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूँ। अब मैं कौन होता हूँ उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें, हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जी अब आज हम मंशूर पे ही बात करें तो लिस्ट जब हमें कैंडिडेट का निकालना होगा उस टाइम उस पर बात करेंगे। हाँ, किस चीज़, सॉरी एक आप फिर से शुरू करें ना। हाँ, सुनने में आया है कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट रिजल्ट्स भी निकले, उसके हिसाब से कहा जाता है कि जम्मू जो है वो कांग्रेस में अपोज होगा और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, तो ये गवर्नमेंट लास्ट के तौर पर एनसी और कांग्रेस के दरमियान है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में अब कोई भरोसा नहीं रखता। वोट गिनने के वक्त आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूँ। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं जनाब, अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतजार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फलाने ने यहाँ से जीता तो फलाने ने वहाँ से जीता, तो हुकूमत यहाँ से बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी, यहाँ से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फिर तस्वीर में बात करेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन से क्या किसने कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट से क्या सीखा?
हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी जमानत छोड़ गया होता। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज्जत से हारे, बेइज्जत होके नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। अगर जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, लेकिन सेंटर से शायद अभी तक उनकी बात नहीं बनी, कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हो? मुझे ज़ाती तौर और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का अफसोस है कि जहां जमात इस्लामी ने अपनी सियासत पिछले 30 साल की छोड़ के इलेक्शन के मैदान में कूदने की बात की थी और खुलेआम उन्होंने प्रेस के ज़रिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि बंद कमरे में बात होती तो शायद उसका कोई खास उसका कोई मायने होता नहीं, लेकिन खुलेआम प्रेस के ज़रिए उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे ऊपर से बैन हटा दो तो हम मैदान में अपने उम्मीदवार उतार के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से उनके इस बैन को उठाने के हक में थे। बदकिस्मती से कैबिनेट का और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आपकी थी, उन्होंने आखिरी दिनों में ट्रांसफ़र बहुत किए, ज़मीनें भी बांटी और सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है। जीतने के बाद क्योंकि यहाँ पे एलजी को पहले ही किए गए, आपको जो मैनिफेस्टो में सारे वादे किए हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार कई सारे ऐसे वादे हैं जो यूटी में भी हम इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा, हम अगर वो अपनी मर्जी से हमें स्टेटहुड नहीं देते तो हम लड़ झगड़ के स्टेटहुड अपना वापस हासिल कर लेंगे और वापस हासिल करने के बाद जितने हमारे वादे हैं लोगों के साथ वो हम उनको पूरा कर लेंगे। For those militants who had crossed the border, that they came 40 militants along with their children and boys came here. But since then they have been struggling for their citizenship rights and they have been demanding if the government of India cannot give them citizenship rights, they should be sent back. They are in limbo, government of India assigned that offer and they are struggling. It's a humanitarian crisis. Your manifesto, is there anything in your manifesto to offer? If there isn't, when government comes, it is definitely something that will be looked at. Okay, चलो शुक्रिया सर। ये तो आपने बात की है कि डायलॉग प्रोसेस पर काफी जोर दिया जाएगा, फिर पास था, लेकिन जब इंडिया कैटेगरी कर रहा है कि अब डायलॉग प्रोसेस, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना, हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। चलिए, आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम
इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज़ हो सकता है? सर एनसी का एलओसी ट्रेड पर क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी स्लाइड जो चल रही थी उसमें एलओसी ट्रेड भी मेंशन था, दूर से देखा तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। एलओसी ट्रेड पे क्या है? हम उसको दोबारा कायम हम एलओसी ट्रेड और इन सब चीज़ों को जो वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब की देन थी जम्मू कश्मीर को, जो सीडीएम के तौर पे हमें दिए गए थे, हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमें वापस हासिल हो। आइए अभी एक में कट गया जगन्नाथ एक सेकंड आप जी गुप्ता साहब पकड़िए। सकीना जी इधर आ जाओ, यहाँ पे ठीक दो मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम ये इसका ई पेपर भेज देंगे और काइंडली चाय पी के जाइएगा। शुक्रिया।